द फाइनल शोडाउन, द ग्रैंड फिनाले, द फाइनल अटेम्प्ट। जो नाम देना है दे दो, बट वो समय आ गया जिसके लिए आपने आपकी लाइफ के मिनिमम 4 साल प्रिपेयर किया हो। और ये 4 साल के ड्यूरेशन में ना बहुत बार लोग हमें आते हैं और टॉन्ट मार के चले जाते हैं कि क्या भाई तेरे से हो पाएगा। और जब ये हम टॉन्ट सुनते हैं ना, तब मन ही मन हम एक चीज़ तो बोलते हैं, यार तू रुक, तेरे को ना एक दिन दिखाऊंगा। और मेरे भाई वो एक दिन आ गया। आपके एक दिन को और बेहतर बनाने के लिए हमने ये डिटेल स्टडी प्लान वीडियो बनाया है फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर जनवरी 2026 एग्जाम। Hello everybody, this is CA Siddhant Mehta and welcome you all to my channel, and let me help you to change your title from CA finalist to CA in January 2026. In this video, we are going to discuss on 5 major topics. The very first one is whether January 2026 is golden attempt. सर हमने बहुत सुना है कि मई 2024 सितंबर 2025 गोल्डन अटेम्प्ट था, तो सीए फाइनल के एग्जाम्स जैन 2026 में भी पहली बार होने वाली है, तो क्या ये गोल्डन अटेम्प्ट है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज़, सर थोड़ा ना डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतने सारी किताबें हैं, क्या हमें ये सारी चीज़ें याद रह पाएगी? तो उसको कैसे डील करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़, हम डिस्कस करेंगे डिटेल टाइम टेबल, यानी आपको कितने दिन पर सब्जेक्ट रीडिंग को देने हैं और कितने दिन पर सब्जेक्ट रिवीजन को देने हैं, उसी के साथ आपको कितने मॉक्स देने हैं, फिर आरटीपी, पीवाईक्यूज, एमटीपी कब देखने हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। और चीज़, सर ये तो सब आप बता ही दोगे, बट हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। FR AFM बहुत पहले किया था, अब जब बुक खोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये भी चैप्टर है, तो उसको कैसे डील करें, हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सर अगर मुझे मेरा स्कोर बढ़ाना है तो कौन सी चीज़ें मुझे डे 1 से फॉलो करनी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या जनवरी 2026 गोल्डन अटेम्प्ट है? देखो मेरे भाई, अटेम्प्ट और पेपर कैसा सेट होने वाला है ये आपके हाथ में नहीं है, प्रिपरेशन आपके हाथ में। मेरे हिसाब से आपने प्रिपेयर ही ऐसा करना चाहिए कि भाई अगर हर 6 पेपर डिफिकल्ट आ गए तो मेरी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए उन 6 सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए। यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड इफ यू हैव डन योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, देन वेदर द अटेम्प्ट इज गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। तो आपके हाथ में आपका प्रिपरेशन है, उस पर ध्यान दो। अटेम्प्ट गोल्डन है क्या नहीं, उस चक्कर में मत पड़ो। सेकेंड चीज़, सर मेरे को बहुत डर लग रहा है, उसके रिगार्डिंग क्या करें? देखो भाई, आपको डर तो लगेगा क्योंकि सीए फाइनल का अटेम्प्ट है, बट ये डर कम होते जाएगा जैसे आपकी एक रीडिंग हो जाएगी। अभी आपका डर है ना, ये पीक लेवल पे, ये थोड़ा कम हो जाएगा जब आपकी एक रीडिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपने मॉक दिए तो ये और कम हो जाएगा, रिविजन किया तो और कम हो जाएगा, फिर से मॉक दिया तो और कम हो जाएगा, फिर से रिवीजन किया तो और कम हो जाएगा। ऐसे धीरे 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 ये डर कम होते जाएगा। अभी से ये मत सोचना कि कल से एकदम डर वैनिश हो जाएगा, धीरे 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 कम हो जाएगा। अभी हमने 3 टाइम टेबल्स बनाए। सबसे पहला 4.5 मंथ्स का, फिर 5 मंथ्स का जिनको 5 महीने की स्टडी लीव है, और जिनको 4 मंथ्स की स्टडी लीव है। अब 4.5 मंथ्स से हम शुरू करते हैं और इसी स्ट्रक्चर में बाकी के 2 टाइम टेबल है। तो सारे स्टूडेंट्स पहले ये वीडियो देख लेना, और फिर उसके बाद आपका अगर 4 मंथ्स का लीव है तो वो पर्टिकुलर पार्ट देख लेना, नहीं तो 5 मंथ्स की लीव है तो वो पर्टिकुलर पार्ट देख लेना। तो अभी अगर आपको 4.5 मंथ्स की लीव है तो 15 अगस्त से हमने कंसिडर किया है 1 जनवरी तक, एज्यूमिंग दैट योर एग्जाम विल बी ऑन 2 जनवरी। ऐसे आपको 140 डेज मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए। हमने जो टाइम टेबल बनाया है वो 130 डेज का बना है और बफर पे 10 दिन रखे। अब कैसा होता है, एग्जाम के पहले ना आपको 1.5 दिन का समय मिलता है, तो 1.5 दिन के समय में तभी आपका एक सब्जेक्ट रिवाइज हो पाता है जब आपने उसको पहले 3 दिन में रिवाइज किया होगा। 3 दिन में रिवीजन करना तभी पॉसिबल है जब आपने उसके पहले 6 नहीं तो 7 दिन में उस सब्जेक्ट को रिवाइज किया होगा। 6-7 दिन में रिवीजन करना तभी पॉसिबल है जब आपने उसको पहले 11 नहीं तो 12 दिन में रीड किया होगा। इसलिए हमने इसी स्ट्रक्चर में टाइम टेबल को बनाया। हमने यहाँ पे FR को इंटेंशनली ज़्यादा टाइम दिया है कि ये सब्जेक्ट बहुत ही लेंथी है। पहली बार आप इंड पढ़ रहे होंगे और FR ऐसा सब्जेक्ट रहता है जो हमने बहुत पहले किया रहता है, इसलिए FR को ज़रा ज़्यादा टाइम लगता है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हमने 12 दिन दिए। अभी आपका एक सवाल रहेगा कि सर AFM और ऑडिट से कंपेयर किया तो DT बड़ा है, तो DT को भी आपने 12 दिन दिए है, AFM ऑडिट को भी 12 दिन दिए। ये जो हमने 12 दिन दिए है ना, ये मैक्सिमम टाइम है। इससे आपको अगर कम लगे तो बहुत ही अच्छा, बट इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये हमने टाइम टेबल एक हर स्टूडेंट के हिसाब से बनाया। अगर एक ने DT RT अगर बहुत पहले किया होगा तो आज उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैक्सिमम 12 दिन ही लगेंगे। और अगर ऐसा है कि उसने ये चारों सब्जेक्ट्स में से कौन सा तो ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी अभी किया है, तो वो उसको 10 दिन में भी रीड कर सकता है। इसलिए जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो ये इंश्योर करना कि 12 दिन से ज़्यादा का समय आपको ना लगे।
अगर आपने एफआर को 15 दिन में रीड किया है तो उसके बाद की जो रिवीजन होगी वो आपकी 9 दिन में हो जाएगी। और अगर 12 दिन में किसी भी सब्जेक्ट को आपने रीड किया है तो आप उसको बाद में 7 दिन में रिवाइज कर सकते हो। जब आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी और फर्स्ट रिवीजन ये 5 सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपको उठाना है आईबीएस। और आईबीएस को 4 दिन एलोकेट किए और 4 दिन दो, एकदम हल्के में मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स बस आईबीएस की वजह से फेल हो रहे ग्रुप 2, इसलिए आईबीएस को हल्के में मत लो, अच्छे से टाइम दो। सेट ए सेट बी आपने पता है 2 दिन में किया होगा, अभी उसको ज़्यादा टाइम देके अच्छे से चीज़ों को पढ़ लो। एक बार लेक्चर्स देख के बस सुन लो, आपको याद नहीं रखना है, बस चीज़ों को सुनना है कि यार डायरेक्टर पे अगर क्वेश्चन आया तो लॉ में मुझे कहाँ पे जाके ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसलिए 4 दिन का टाइम मैंने आईबीएस को दिया है। अब ये जो मैंने 4 दिन एलोकेट कर किए है ना, वो ऐसे नहीं कि एक सिटिंग में आपको बैठना है। अब देखो 4 दिन मतलब दिन में अगर आप 10 घंटे बैठ रहे हो तो 4 इंटू 10 40 आवर्स। अब ये आपके ऊपर है कि आपको 40 आवर्स कैसे यूटिलाइज करने हैं। अगर आपको पूरे महीने में यूटिलाइज करने हैं तो वैसे यूटिलाइज करो, अगर आपको बस 2 वीक में पूरा यूटिलाइज करना है तो 2 वीक में यूटिलाइज करो, बट एंश्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग 40 आवर्स फॉर आईबीएस। देन उसके बाद आएगी आपकी सेकेंड रिविजन। 9 दिन में आपने एफआर किया होगा तो अभी आप उसको 6 दिन में कर सकते हो। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने 3+1 टाइम दिया है। 3+1 यानी आपको वो सब्जेक्ट 3 दिन में ही रिवाइज करना है, और एक दिन जो एडिशनल है ना, आपको वो एडिशनल दिन में मॉक देनी है, और जो जो गलतियाँ आपने उस सब्जेक्ट में की है ना वो एक बार गो थ्रू करनी है, और जो जो इंपॉर्टेंट सम्स है एमटीपी में, पीवाईक्यू में, आईटीपी में, वो एक बार गो थ्रू करने हैं। इसलिए 3+1 का टाइम देना है, और ये इंश्योर करना है कि आप हर सब्जेक्ट 3 दिन में ही रिवाइज करो। क्योंकि अगर आपका अभी ये सेकेंड रिवीजन के टाइम पे एक सब्जेक्ट 3 दिन में रिवाइज हो पा रहा है, देन डेफिनेटली आप एग्जाम के पहले उस सब्जेक्ट को 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे। और उसी के बाद बिफोर एग्जाम की रिवीजन बस एफआर के लिए आएगी, बाकी की जो रिविजन्स है वो आपके 2 जन के बाद आएगी। सो एफआर के लिए 3+1 का टाइम दिया है। तो यहाँ पे 3+1 में ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको मॉक देना है, 3 दिन में रिवाइज करो, और फिर जो एक एडिशनल 1 डे मिलेगा ना एग्जाम के पहले वाला, उस दिन में जो जो इंपॉर्टेंट सम्स लग रहे हैं वो फिर से एक बार गो थ्रू करो। अगर ऐसा कोई बहुत बड़ा सम है जो आपको याद नहीं रहता तो उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस करो। बड़े सम्स बिना देखे 2 बार लिख के प्रैक्टिस करो, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बनाए रहे एग्जाम के पहले। इसलिए यहाँ पे एफआर को भी 3+1 का हमने टाइम दिया है। इसके अकॉर्डिंग आपके 130 डेज का टाइम टेबल बन जाता है। और यहाँ पे ना जब आप पहली बार हर सब्जेक्ट को रीड करोगे ना, तब आपको आईटीपी और पीवाईक्यूज देखने। ऐसा क्यों सर? क्योंकि आईटीपी ना चैप्टर वाइज रहती है, तो जब आप आईटीपी देखोगे ना तब आपको समझेगा कि कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं और कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे। तो जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ना तो तब उन चैप्टर्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसी के साथ आपको पीवाईक्यूज भी देखने हैं, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज देखते हो ना तब आपको समझता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। जब आपको वो समझेगा ना तो जब आप फर्स्ट रिवीजन को बैठ जाओगे तब आप हर इंफॉर्मेशन को वैसे इंटरप्रेट करोगे कि अगर आईसीआई को इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना है तो वो कैसा पूछेंगे। इसलिए रीडिंग के टाइम पे आरटीपी और पीवाईक्यूज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तब आप एमटीपी देखो, और जब आप सेकंड और साइमल्टेनियस रिवीजन करोगे तब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आरटीपी, पीवाईक्यूज और एमटीपी में वो एक बार गो थ्रू करो। इसी के साथ आपके पास बफर दिन बचते हैं 10, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर अभी हम आते हैं 5 मंथ्स के टाइम टेबल के ऊपर। तो अभी ये भी जो टाइम टेबल है ना वो सिमिलर ही है। यहाँ पे जो रीडिंग को फर्स्ट रिवीजन नहीं तो सेकंड रिवीजन को जो टाइम मिल रहा है ना वो सिमिलर ही है ऊपर के टाइम टेबल के हिसाब से। बस यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा दिन मिले ना उसमें आपकी और एक रिवीजन, एक थर्ड रिवीजन हो जाती है, और जो भी एडिशनल डेज बचते हैं वो आपके बफर दिन में ऐड हो जाते हैं। बाकी का जो भी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही है। फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको 4 मंथ्स की लीव मिल रही है, आपके लिए ना ये सारे सब्जेक्ट्स को रीडिंग के लिए आपको बस 11 दिन ही मिलेंगे। और उसी के साथ जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ये चारों सब्जेक्ट्स के लिए तब आपको मैक्सिमम 6 दिन का ही टाइम मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो बाकियों से कंपैरेटिवली आपको 1 दिन कम मिल रहा है। इसलिए यही मत सोचना और यही माइंडसेट में मत रहना कि मेरी अगर एग्जाम लीव 4 मंथ्स की है तो मैं तभी पढ़ाई चालू करूंगा। आपको अभी से पढ़ना चालू करना है, जिससे आपका 11 दिन में नहीं तो 6 दिन में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट रीड करके और रिवाइज करके हो जाए। इसलिए अभी से पढ़ना चालू कर देना, जिससे अगर इवन तो आपको 1 दिन का समय कम मिल रहा है तभी भी आप उसको अच्छे से रीड कर पाओ। और इसी के साथ अभी आपको मॉक्स कितने देने हैं, तो पर सब्जेक्ट आपको मिनिमम 2 मॉक्स तो देने ही देने हैं पर सब्जेक्ट। बस आईबीएस के लिए आप 1 मॉक्स दे सकते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको 2 मॉक्स देने ही है। बस एफआर और डीटी के लिए ना मैं इंटेंशनली बोल रहा हूँ कि आप और एक एक्स्ट्रा मॉक दो, क्योंकि कोई भी अटेम्प्ट के पेपर देखो एफआर और डीटी के लिए ये दोनों पेपर हमेशा लेंदी है।
इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये 2 पेपर्स के लिए बस एक एक्स्ट्रा मॉक और दो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए 2 मॉक्स दो और आईबीएस के लिए बस एक ही मॉक दो। तो इस वे में आपके टोटल 13 मॉक्स हो जाते हैं। इन मॉक्स में आपको पीवाईक्यूज की एक मॉक देनी है और बाकी सारे मॉक्स आपको आईसीआई के दे सकते हो, नहीं तो कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओ और उनके आप मॉक्स दे सकते हो। इस वे में आपको टोटल मिनिमम 13 मॉक्स तो देने ही देने। अब जो भी आपके बफर डेज बच रहे हैं ना, जैसे कि 10 दिन 9 दिन है तो 13 दिन, वो डेज आपको यूटिलाइज करने कि अगर आप मान लो कि बीमार हो गए तब आपको बफर डेज यूटिलाइज करने। मान लो कि आपने टाइम टेबल बनाया बट आपको ना 12 दिन में रिवाइज नहीं हो रहा है, थोड़ा 13 दिन लग रहे, थोड़ा एक दिन एक्स्ट्रा लग गया, तो फिर वो दिन आप बफर डेज से यूटिलाइज करो। अगर आपको मॉक्स देने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है तो बफर डेज से टाइम लो और मॉक्स दो। थोड़ा ब्रेक लग रहा है, एग्जॉस्ट फील हो रहा है, तो बफर दिन का यूटिलाइजेशन करो। तो इस वे में आपको बफर दिन को यूटिलाइज करना है। और ये जो मॉक्स है ना, ये आपके टाइम टेबल में इंक्लूडेड है। जैसे कि आईबीएस के आपको एक मॉक देनी है, तो जो आपको 4 दिन का मैंने समय एलोकेट किया है ना, तो 3.5 डेज में आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है और 0.5 डेज में आपको मॉक देनी है। इसी वे में बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप बफर डेज का यूटिलाइजेशन करो, ठीक है। अब सर याद नहीं आ रहे उसका क्या करें? ये देखो ना, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सबके साथ होता है। अगर आपने ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाया और उसमें से कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है जो याद नहीं आ रहा है, तो ठीक है, जिस भी फैकल्टी के आपने लेक्चर्स किए होंगे, हर फैकल्टीज़ के ना यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, उनका यूट्यूब का चैनल ओपन करना है और उस चैप्टर के लिए पर्टिकुलर रिवीजन वीडियो देखना है। वो रिवीजन वीडियो देखने के बाद, वो समझने के बाद आपको फिर से पढ़ना चालू करना है। ये उन चैप्टर्स के लिए करना है जिन चैप्टर्स के लिए आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा है कि नहीं आपको याद आ रहा है तो डायरेक्टली पढ़ना चालू कर दो। बट अगर नहीं, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या चीज़ें अच्छे से याद नहीं आ रही है, तो यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर्स देखो। बहुत सारे फैकल्टीज़ ने डिटेल में रिवीजन लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो वो देख लेना और उसी के बाद पढ़ना चालू कर देना। इसलिए कोई भी टेंशन मत लो, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेक्चर्स देखो, आपको याद आ जाएगा और पढ़ना चालू कर दो। फिर सर अगर मुझे मेरा स्कोर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या स्पेशल चीज़ करूँ? आपको कोई स्पेशल चीज़ नहीं करनी, सिंपल चीज़ करनी है, इफेक्टिव वे में करनी है और वो स्पेशल अपने आप बन जाती है। सबसे पहली स्टार मार्किंग स्कीम, ये हमको बचपन से बोलते जा रहे हैं कि जब भी आप क्वेश्चन बैंक देखोगे ना, तो जो भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है उसको 1 स्टार मार्क करो, जो थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है उसको 2 स्टार मार्क करो, जो उससे भी डिफिकल्ट है उसको 3 स्टार मार्क करो, और फिर जो एकदम अल्टीमेट डिफिकल्ट है उसको एलडीआर मार्क कर दो। इसलिए जब भी आप आपकी रीडिंग होने के बाद फर्स्ट रिवीजन पर बैठ जाओगे ना, तब आपको बस सेकंड स्टार, थर्ड स्टार और एलडीआर पढ़ना है। ये होने के बाद जब आप सेकंड रिवीजन के लिए बैठ जाओगे तब थर्ड स्टार और एलडीआर पढ़ना है और लास्ट में बस एलडीआर ही पढ़ना है। इसी के बाद आपको एरर बुक मेंटेन करनी है। एरर बुक यानी क्या सर? एरर बुक यानी ऐसी बुक जो आपको 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करनी है और जो भी गलतियां हो रही है आपसे, वो आपको उस बुक में मेंशन करना है, या आपको इंश्योर करना है कि हर दिन मैं एक ना एक एंट्री उस एरर बुक में मेंशन करूं। वो कुछ भी हो, मे बी आपने एडजस्टमेंट्स करते टाइम आपने कुछ तो गलत किया होगा, आपने कोई चीज़ देखी नहीं होगी, तो वो एरर बुक में मेंशन करो। कैसा होता है, जब हम अपनी खुद की गलतियां देखती है ना, तो जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स रहती है, जो सिली मिस्टेक्स रहती है, वो बहुत कम होती है। ये मैंने बुक मेंटेन करना सीए इंटर से चालू किया था और मुझे सीए इंटर में 565 मार्क्स मिले थे बस ये एरर बुक मेंटेन करने से। इसलिए मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपने बुक मेंटेन किया, अगर आपने सारे एरर्स जो भी आपसे हो रहे वो आपने लिखे, तो आपके 30-40 मार्क्स तो आराम से बढ़ जाएंगे। और जब भी आप मॉक्स वगैरह दोगे ना, तब मॉक्स देने के पहले एक बार एरर बुक गो थ्रू कर लेना। उसी के साथ आपको जो भी आपका एक वीक सब्जेक्ट है वो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि नहीं यार मेरे लिए ना ऑडिट बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए ना डीटी बहुत डिफिकल्ट है, तो आप ये इंश्योर करना कि आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दे रहे हो, आप बफर दिन इस सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज कर रहे हो, आप इस सब्जेक्ट के लिए और एक मॉक दे रहे हो जिससे आपका इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली एग्जीक्यूशन और अच्छा हो। इसलिए जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दो, उसके लिए एडिशनल एक मॉक दो। देन आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास जब आप सेकेंड रिवीजन बनाओगे तब 1.5 डेज जो आपके एग्जाम के पहले मिलने वाले, उसके लिए आपका एक डिटेल्ड प्लान तैयार हो। चाहे तो आप एक्सेल में बनाओ या नहीं तो बुक में लिख के बनाओ, डिटेल प्लान बनाओ। ऐसा बस बोल के नहीं कि एग्जाम में आने के बाद बस ये कर लूँगा। अगर आप 2 से 5 में एफआर के पेपर दे के आ रहे हो तो आपके पास ये पूरा टाइम टेबल रेडी होना चाहिए कि 5 से 6 में मैं ब्रेक लूँगा, फिर 6 से 8 बजे तक मैं एक बिजनेस वैल्यूएशन करूँगा, फिर म्यूचुअल फंड्स करूँगा, फिर उसके बाद अगले दिन मैं सुबह 4 घंटे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करूँगा, 3 घंटे डेरिवेटिव्स करूँगा, 4 घंटे फॉरेक्स करूँगा। ऐसे एक डिटेल्ड प्लान आपके पास रहना चाहिए। जब आपके पास ये प्लान रहेगा ना, तब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको पता रहेगा कि मुझे जाना किधर है। अगर ये प्लान आपके पास नहीं होगा तैयार, तब वो 1.5 डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके एग्जाम पे आएगा।
इसलिए 1.5 डेज का अच्छे से प्लान बनाओ और इसी के साथ मेडिटेशन करो और एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये 4 महीने 5 महीने में पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार आपको सेटबैक्स फेस करने पड़ेंगे। आप मॉक्स दोगे, आप जैसे आपको रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आएगा, तो उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपको एक अच्छा फील होगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, एक एनर्जेटिक माइंडसेट रहेगा। एक्सरसाइज करना मतलब ऐसे नहीं कि बॉडी वगैरह बनाना है, आधे घंटे का वॉक भी किया तो भी चलेगा, बट ये करने से पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। अगर ये सारी चीज़ आप सिंपल चीज़ हर रोज करोगे, इफेक्टिव वे में करोगे, तो वो स्पेशल अपने आप बन जाएगी और आपका मार्क्स जैसे आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई पर्सनल डाउट्स है कि सर मेरी सिचुएशन अलग है, मुझे उसके हिसाब से प्लानर चाहिए, सर मेरे थोड़े SPOM के सब्जेक्ट्स बाकी है, मैंने एक सब्जेक्ट अभी परचेस नहीं किया था, तो क्या मैं बोथ ग्रुप के लिए ऑप्ट करूँ कि सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट करूँ? अगर ऐसे आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे साथ एक टॉपमेट पे सेशन बुक कर सकते हो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पे मैं आपके सारे क्वेरीज सुनूंगा और उसके हिसाब से आपको पर्सनलाइज गाइड करूँगा और सपोर्ट करूँगा। उसी के साथ मैं मेरा एक एक्सेल प्लानर भी आपके साथ शेयर करूंगा, विच हैव हेल्प मी टू सिक्योर 11 एग्जामिशंस इन माय एंटायर CA जर्नी। थ्रू दिस एक्सेल प्लानर यू कैन कन्वर्ट द एंटायर टाइम टेबल इनटू वीकली टारगेट्स इनटू डेली टारगेट्स, बाय विच यू विल एंश्योर दैट यू आर ऑन द ट्रैक। उसी के साथ मैं आपको मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज करना है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज है तो आप मेरे साथ एक टॉपमेट पे सेशन बुक करो, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। और मेरी तरफ से एक लास्ट मैसेज आपको यही रहेगा कि माय फ्रेंड, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। आई नो अभी तक आपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए और अभी थोड़े 4 महीने और 5 महीने के लिए और थोड़े करने बाकी है। आई नो 8 घंटे बैठना, 10 घंटे बैठना, 12 घंटे बैठना पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है, बट वो बैठो, वो करने के बाद जब आप अपने एग्ज़ाम पे, जब आपके रिजल्ट पे सक्सेसफुल दिखता है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं आता है, बस याद आता है कि भाई मैंने मेरा 100% दिया, और आपको एक प्राउड फीलिंग आती है। इसलिए माय फ्रेंड, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज बेटर देन पेन ऑफ रिग्रेट। गिव योर अल्टीमेट बेस्ट एंड सक्सेसफुल श्योरली फॉलो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ यू नीड एनीथिंग, आई एम हियर फॉर यू। टाटा, बाय बाय, सी यू।